जिस किसी व्यक्ति ने अगर जो कभी कोर्ट नहीं देखा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग से उसका कभी कोई वास्ता नहीं हुआ है, कभी कोई मुकदमा या कभी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं अराइज हुई है कि उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसको आना पड़े, ऐसी स्थिति में अगर जो कोई डिवोर्स या डिस्प्यूट उत्पन्न हो पाता है किसी भी हस्बैंड एंड वाइफ के मध्य में, तो ऐसी स्थिति में अगर जो कोई सेक्शन 144 BNS का अगर जो नोटिस अगर जो पत्नी के द्वारा जो भेजा गया है वो अगर जो प्राप्त होता है पति को, तो ऐसी स्थिति में अब पति को ये नहीं समझ में आता है कि वो किससे सलाह ले और किस पे विश्वास करे और किसके अधीन आके किसकी बात मान के आगे के स्टेप को फॉलो करे। स्टेप क्या ले जिससे कि वो अपनी पत्नी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया मुकदमा है उसमें उसका किसी प्रकार से कोई नुकसान ना होने पाए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आपने अभी तक जैसा कि देखा हुआ है, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि अगर जो कोई हस्बैंड है अगर जो मेंटेनेंस नहीं भी देना चाहता है किसी भी परिस्थितियों में हो, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जब कोई पक्ष हस्बैंड एंड वाइफ का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेना है किसी भी कॉस्ट पे, और हम वो काम करें या ना करें क्योंकि हम उसको परेशान करना चाहते हैं इसलिए हम उसको मेंटेनेंस लेंगे। और अगर जो हम किसी से बात करते हैं किसी हस्बैंड से, तो उसका ये ओपिनियन निकल के सामने आता है कि हमें कुछ भी करना पड़ जाए, कोई भी स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं, उसके ज़्यादा हम पैसे किसी और जगह हम खर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम वाइफ को किसी भी हद तक हम मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं और ना ही हम किसी देने के पक्ष में किसी को हम अधिकृत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए, इसी विषय पे आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी स्थिति में अगर जो आपका ओपिनियन है, अगर जो आपका ये मन बन चुका है कि आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े। हालांकि कोर्ट का जो व्यू आता है, कोर्ट का जो ऑर्डर आता है वो सभी को पता है कि अगर जो आपकी लीगली वेडेड वाइफ है, अगर जो आपने शादी किया है, आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम होता है या नहीं होता है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई संबंध भी नहीं है। लेकिन अगर जो आपकी पत्नी है, विवाहिता पत्नी है, ये अगर जो एडमिटेड है और ये प्रूफ है, तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना ही देना है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां और कुछ ऐसी परिस्थितियां निकल के सामने आती हैं, कुछ ऐसे कारण भी निकल के आते हैं जिनकी वजह से हम या तो मेंटेनेंस देने में आनाकानी कर सकते हैं, हमें मेंटेनेंस नहीं भी देना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में फिर भी कभी कभी ऐसा भी उत्पन्न निकल के आता है सामने कि अगर जो हमें मेंटेनेंस ना देना पड़े और उस मेंटेनेंस ना देने के चक्कर में जितना हम उसको डिले करके लेके जाते हैं और उस डिले के दरमियान में जो ये टाइम इंटरवल होता है मुकदमा फाइल करने के दौरान जो पत्नी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और जब नोटिस मिलती है हस्बैंड को, और उसके इन दोनों के बीच में अगर जो वो मेंटेनेंस नहीं देता है, तो उस स्थिति में जाके इन दोनों के बीच में ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि दोनों में हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या दोनों में डिवोर्स देने की स्थिति भी आ सकती है कि हाँ अब हम दोनों लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, कि अब हम दोनों लोग अलग अलग जीवन यापन कर सकते हैं, या इसके विपरीत हम दोनों अब जो गलतियां हुई हैं उनको भुला के अब एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हुए हम एक दूसरे के साथ में रहने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई नोटिस पति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो पत्नी के द्वारा भेजा जाता है सेक्शन 125 का, यानी कि जो अब सेक्शन 144 BNS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो मामले प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके अंतर्गत अगर जो नोटिस प्राप्त होता है पति को, तो उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम आपको याद रखना ये जरूरी है कि आपको अगर जो मेंटेनेंस नहीं देना है या आपको डिले अकर करना है, क्योंकि पत्नी जो वाद प्रस्तुत किया है उसकी ये मंशा है, उसका ये इरादा बिल्कुल है कि हम अपने पति को परेशान करेंगे, उसको तरह तरह से शोषण करेंगे, ना केवल उसको, उसके परिवार वालों को, जितने लोगों को भी वो इन्वॉल्व कर सकती है वो करती है। तो इसके अंतर्गत अगर जो आप उसमें डिले करना चाहते हैं या मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हो, तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये भी है कि आपको जो नोटिस प्राप्त होता है उसमें आप खुद अपीयर ना हो के आप अपने जो अनुभवी अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से आप कोर्ट में अपीयर हुए। हालांकि क्रिमिनल केसेस के मामले में जो हस्बैंड है उसकी अगर जो प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो पाती, कुछ स्पेशल जो डेज होते हैं उनके अतिरिक्त स्पेशल डेट या स्पेशल डेज वो तब आते हैं जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उस दौरान पति का उपस्थित होना अति अनिवार्य है। और इसके उपरांत एक दूसरा स्टेप ये भी निकल के सामने आता है, उस वक्त भी पति की फिजिकल रूप से ज़रूरत होती है जब उसको साक्ष्य देने का मौका मिलता है पति को, यानी कि उसको अपने बचाव में या आपको कोई भी ऐसे तथ्य, कोई भी ऐसे परिस्थिति जिनके वो प्रूव कर सकता है कि ऐसी सच एंड सच सर्कमस्टेंसेस में पति को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब वो अपना साक्ष्य, जब अपना एविडेंस दाखिल करता है कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में उस वक्त पति का कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य है। और इसके अतिरिक्त और किसी स्थिति या और किसी डेट में अगर जो हस्बैंड नहीं भी जाता है, क्योंकि हस्बैंड अगर जो जाएगा तो
वाइफ भी आएगी। दोनों को अगर जो आमने सामने देखकर ये पॉसिबिलिटी हमने भी देखी है कि अगर जो दोनों पक्ष में से हस्बैंड एंड वाइफ अगर जो मुकदमे चलने के दौरान अगर जो डेट मिलती है उस डेट में अगर जो आमने सामने पढ़ते हैं तो उनके जो लड़ाई के ये झगड़े के जो उनके आधार होते हैं, जो उनकी जो बैकग्राउंड में जो इमेज बनी होती है वो कहीं ना कहीं उनसे फिर से जागृत हो जाती है। उनको ये याद आ जाता है कि सच एंड सच पर्सन ने इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, ये सच एंड सच जो पत्नी है उसने मेरे साथ क्या किया है, या पति ने मेरे साथ क्या किया। तो ऐसी स्थिति में अगर जो कोई भी पक्ष हस्बैंड या वाइफ कोई भी अगर जो एक दूसरे के सामने अगर जो नहीं भी आते हैं तो हो सकता है कि समय व्यतीत होता जाए, उसके उपरांत भी फिर भी एक दूसरे के जो घाव हैं वो समय रहते और समय क्योंकि हर घाव को भर देता है। इसकी के साथ अगर जो एक दूसरे के सामने वो अपीयर नहीं हो पाते तो हो सकता है उनके जो मन का जो घाव है हो सकता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो इसी के साथ में मेरा ये एडवाइस है और ये मेरा ओपिनियन अवश्य रहता है आपके विरुद्ध जो पत्नी के द्वारा जो मेंटेनेंस का मुकदमा प्रस्तुत किया गया है उसमें अगर जो आप अपीयर नहीं होना चाहते हैं, यानी कि अगर जो एक तथ्य ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर जो आप ज़्यादा दिन तक अपीयर नहीं होते हैं तो पत्नी के द्वारा जो कोर्ट में लगातार जो पेशी होंगी उन पर जो प्रेस किया जाएगा, हो सकता है वो आपके विरुद्ध जो एक्स पार्टी का प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाता है वो हो सकता है अडॉप्ट कर लिया जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपको एक्स पार्टी आदेश होने से पहले ये आपको वॉच करना है कि उससे पहले आप अपीयर हो जाए। हाँ, एक बात और है कि जब तक कि आपके विरुद्ध या आपके जो विरुद्ध जो होने वाले आदेश हैं यानी कि एक्स पार्टी आदेश हैं तब तक कि आप अगर जो डिले करना चाहते हैं तो ये आपके पास डिले करने का एक अच्छा तरीके से मौका मिल सकता है। और इसी के साथ में क्योंकि पत्नी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें जाहिर से तौर पे जो प्रार्थना पत्र गुजारे के लिए यानी कि मेंटेनेंस के लिए पत्नी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है उसमें ज़्यादातर मामले या ज़्यादातर जो बातें होंगी, जो तथ्य होंगे वो बढ़ा चढ़ा के जाहिर सी बात लिखे गए होंगे और उन तथ्यों के अभाव में या उनका जो रिप्लाई देना है वो रिप्लाई देना है हस्बैंड को। हस्बैंड अपना रिप्लाई जो भी उसको देना है तो उसमें ये नहीं, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि हस्बैंड के पास जो ये अपना सबूत देने की उनके जो भावना रहती है कि ऐसा ऐसा सच एंड सच जो फैक्ट उसने लिखा है ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसके गलत होने का मेरे पास बिल्कुल सबूत है, एविडेंस है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, सच एंड सच जो मटेरियल है अवेलेबल है। इसी के साथ मैं अपना सबूत पेश कर सकता हूं। हालांकि आपको सबूत पेश करने का मौका मिलेगा, वो सबूत पेश करने का मौका जब आपको मिलेगा जब प्रार्थनी यानी कि जो पत्नी है उसका जब सच का जो अवसर है वो पूरा समाप्त हो चुका होगा। उसके उपरांत ही पति को 125 यानी कि सेक्शन 144 BNSS के जो मामले हैं उनमें जो अवसर मिलता है वो पत्नी की एविडेंस होने के उपरांत ही पति को एविडेंस अपनी देने का मौका मिलता है। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जो हमने देखा है क्योंकि पति की एक जो पीड़ा रहती है क्योंकि पत्नी के द्वारा जो उसको जो इक्विपमेंट मिले हुए हैं सेक्शन 12 DV एक्ट के, सेक्शन 144 BNSS और सेक्शन 85 BNS के जो उसके तथ्य इनके सारी प्रोसीडिंग वो अडॉप्ट करते हुए इसमें पति बहुत ही ज़्यादा हद तक वो परेशान हो सकता है क्योंकि वो ये अल्टीमेटली कई एक बार ये क्वेश्चन निकल के आता है कि हम अपनी नौकरी करें या अपना बिजनेस करें कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को झेलें। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपके दोनों के बीच में जब डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को तो आपको फेस करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके अतिरिक्त कोई भी आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। या इसके अतिरिक्त एक ऑप्शन अवेलेबल ये भी है कि जो पत्नी कह रही है उसका आप कहना मान लीजिए, जो सारे मुकदमे हैं वो वापस हो जाएंगे पत्नी के द्वारा और आप अपनी जो लाइफ है वो हंसी खुशी व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर जो पत्नी की बात मानना ही हो या उनकी बात के या उनके कथन के अनुसार अगर जो पति को चलना ही हो तो डिस्प्यूट फिर क्यों उत्पन्न हो, फिर मामला कोर्ट या कोर्ट प्रोसीडिंग उसमें इनिशिएट ही क्यों हो। जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है दोनों पक्षों के मध्य में तो इसमें एक चीज़ सामने निकल के अवश्य आती है, जो पत्नी है उसके पास एक ही इक्विपमेंट बचता है जो उनको लॉ के द्वारा जो प्रोवाइडेड इक्विपमेंट मिले हुए हैं वो सबसे पहले अपने मायके चली जाती है। मायके में जाने के उपरांत फिर वो जो भी एडवाइस मिलती है उसके उपरांत अपने जो इक्विपमेंट है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जो उनके तीनों जो मुकदमे हैं वो सबसे पहले योजित किए जाते हैं और उन मुकदमों में जब नोटिस मिलती है पति को तो पति को सबसे पहले अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क करके उसमें सबसे पहले जो उसका जवाब है वो जवाब देना चाहिए। अगर जो जवाब नहीं भी देते हैं या आप अपने घर में रखे रहते हैं या अपनी नोटिस का कोई भी जवाब नहीं देते, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में मैंने ये भी देखा है क्योंकि पत्नी सद्भावनापूर्वक एक एक्स्ट्रा ओपिनियन यूज़ करते हुए
मुकदमा फाइल करने से पहले या कभी हस्बैंड भी समझदारी दिखाते हुए वाइफ को एक लीगल नोटिस भेजते हैं। उस लीगल नोटिस का एक दूसरे के प्रति अगर जो अवहेलना करते हैं या वो नहीं चाहते हैं आगे का मामला कोई आगे बढ़े, तो ऐसी स्थिति में उनको सबसे पहले उस नोटिस का जवाब अवश्य देना चाहिए। क्योंकि प्रार्थनी या पति जब उनको जवाब कोर्ट में आता है तो सबसे पहले एक चीज़ वो अवश्य पुटअप करते हैं कि मैंने इनको नोटिस भेजा और उस नोटिस का इन्होंने किसी प्रकार कोई भी जवाब नहीं दिया, तो अंततः मुझे मजबूर होकर न्यायालय की शरण में आना पड़ा। अगर जो ये मुझे किसी भी प्रकार से अगर जो पहले नोटिस अगर जो प्रदान कर देते या उसका जवाब दे देते, जो भी इनको कहना हो, अगर जो ऐसी स्थिति अगर जो हो जाती तो फिर मुझे न्यायालय के शरण में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा हुआ है, पूरा देखा है, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको शेयर करें, जिससे और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि जानकारी के अभाव में सही निर्णय कोई लोग नहीं ले पाते हैं। तो इसी के साथ में तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।